नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वर्स में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही बेहतर चीज जिसका नाम है रस, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो क्या आप जानते हैं रस कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो रस 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ कवियों के अनुसार रस को 11 माना गया है। कौन कौन से? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस, वात्सल रस, भक्ति रस। लेकिन हमें जो कक्षा 10 में पढ़ने होते हैं, तो वो तो बस 2 ही रस पढ़ना होता है। कौन कौन सा? हास्य और करुण। बस 2 रस पढ़ने होते हैं, और इन्हीं के बेस पर पूरे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड परीक्षा में, और ये एमसीक्यू में ही पूछे जाते हैं। आपको इस बात का ही जरूर ध्यान रखना है। तो 2 रस पढ़ना है, चलो फटाफट इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनके स्थायी भाव को आपको अच्छे से समझ लेना है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सब चीजों को ध्यान से समझ लेना है। कॉपी पे नोट कर लेना है, अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं। तो बिना देर के बोर्ड पर चल के अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं। रस, हेडिंग डाल लेते हैं। क्या रस? रस कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? वैसे तो 11 होते, लेकिन हमें कौन से पढ़ने? पहला हास्य रस, दूसरा करुण रस। हास्य रस और करुण रस, इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपको सबसे पहले नंबर डाल के ये लिखना है। क्या? नंबर 1। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। कि रस को काव्य की आत्मा, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे कि 1 नंबर का, कि रस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे देगा, काव्य की आत्मा, आनंद, ये सब तो आपको, अगर आपको पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। काव्य की आत्मा, रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। कहा जाता है। फिर दूसरा टॉपिक, साहित्य में रस का अभिप्राय यानी अर्थ। रस का अर्थ है आनंद। साहित्य में रस का अभिप्राय आनंद है। आनंद है। ये आपका हो गया दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट, भरत मुनि के अनुसार, एक थे भरत मुनि जी के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति, या लिख सकते हैं निष्पत्ति होती है। क्या, कैसे लिखना है? जो दूसरा मार्ग का यूज करते हैं। भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, संचारी भाव से रस की उत्पत्ति होती है। तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपको पूछेगा तो वैसे तो रस 11 होते हैं, पढ़े 9 जाते हैं, लेकिन हमको कक्षा 10 में जो पढ़ने हैं वो 9 पढ़ने हैं। हास्य और करुण। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। साहित्य में रस का अभिप्राय आनंद है। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उसके बाद रस के 4 अवयव या अंग होते हैं। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अवयव या कह सकते हैं अंग होते। रस के 4 अभिप्राय या अभिप्राय, रस के 4 अवयव या अंग होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो आपको इसे कॉपी पे नोट कर लेना है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? नंबर 1 कौन सा? विभाव, विभाव। दूसरा अनुभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव, स्थायी भाव। तो उसमें नंबरिंग कर लेते हैं। 1 नंबर,
2 नंबर, 3, 4। इतनी बात क्लियर हो गई कि रस के 4 अवयव या अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए और ध्यान से इसको समझ लीजिए। फिर चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर इसके बाद पहले हास्य रस क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद क्रोध रस क्लियर करेंगे। तो चलो पहले इनकी परिभाषा समझने से पहले हम ये देख लेते हैं, ये स्थायी भाव, ये विभाव, ये अनुभाव, ये संचारी भाव, ये सब क्या होता है। तो स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। तो देख लेते हैं ये स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव, स्थायी भाव का जो अर्थ है वो है प्रधान भाव। तो आपको जब कॉपी पे नोट्स बनाने हैं तो कैसे लिखना है कि स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव। स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव, जो मनुष्य के हृदय में सदैव रूप से सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होता है। जो मनुष्य के हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होता है। तो कैसे लिखना है, जो मनुष्य के हृदय में सदैव स्थायी रूप सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होता है है। तो ये होगा स्थायी भाव। फिर इसके बाद देखते हैं विभाव क्या होता है। विभाव का मतलब होता है जिसके कारण हृदय को रस प्राप्त हो रहा है। जिसके कारण, जैसे कोई हंसने वाली चीज है, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है उसके कारण हंसना आ रहा, तो वो विभाव हुआ। समझ में आया आपको। तो देखते हैं विभाव क्या होता है। विभाव, तो आपको कॉपी पे लिखना है तो कैसे लिखना है, जिसके कारण स यानी स्वयं स हृदय को रस प्राप्त होता है। जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है। फिर इसके बाद देखते हैं अनुभाव क्या होता है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। अनुभाव का मतलब होता है स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय के बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। जैसे किसी चीज को देखकर डर जाना, जैसे कोई डरने वाली चीज उसके कारण डर जाना, हक्का बक्का हो जाना। हक्का बक्का मतलब समझते हो, हक्का बक्का मतलब जैसे आपका मुंह खुला है तो खुला ही रहेगा, आप ऐसे खड़े हो तो खड़े ही रहेंगे, इसको कहते हैं हक्का बक्का होना। तो इसको कैसे लिखेंगे, स्थायी भाव होगा, विभाव होगा, फिर लिखते हैं अनुभाव। अनुभाव, स्थायी भाव के जागृत, स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय के बाहरी चेष्टाओं का जागृत होना अनुभाव कहलाता है। चेष्टाओं का जागृत होना अनुभाव कहलाता है। जैसे लिख देते हैं, जैसे भय के कारण हक्का पक्का, भय के कारण हक्का बक्का हो जाना। कितना अजीब सा शब्द है ना, हक्का बक्का हो जाना। हक्का बक्का हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, कपकपी होने लगना, अचानक कपने लगना। तो लिख देते हैं रोंगटे खड़े होना, कपकपी होना। यह अनुभाव कहलाता है।
तो स्थायी भाव हो गया, विभाव अनुभव हो गया, अनुभव हो गया। फिर देखते हैं संचारी भाव क्या होता है। तो संचारी भाव का होता है कि आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहा जाता है। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। ये पानी के बुलबुलों की तरह बनते और मिटते रहते हैं। ये पानी के बुलबुलों की तरह बनते और मिटते रहते हैं। तो लिख देते हैं संचारी भाव। संचारी भाव तो क्या लिखेंगे? आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहा जाता है। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहा जाता है। भाव कहा जाता है। ये पानी के बुलबुलों, जैसे नहीं कभी कभी बारिश होती है तो पानी में बुलबुले बनते हैं, बुलबुलों की तरह बनते और मिटते रहते हैं। ये पानी के बुलबुलों की तरह बनते और मिटते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। तो क्या लिखेंगे? जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते। तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलो फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो उसमें ये हास्य और करुणस की परिभाषा और उनके उदाहरण को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो स्थायी भाव हो गया, विभावन हो गया, अनुभव हो गया, संचारी भाव हो गया। इनको रस के अवयव या अंग कहा जाता है। तो ठीक है, हमारा इतना टॉपिक क्लियर हो गया। रस क्लियर हो गया, रस के सभी अंग क्लियर हो गए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, ये सब क्लियर हो गया। तो अब हम हास्य रस और करुण रस के स्थायी भाव और इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण को जान लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले लिखते हैं हास्य रस। हास्य रस, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हास। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। यह जब हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव आदि से जागृत होता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो ये इतनी बात क्लियर हो गई। यही यही जो परिभाषा है, यही परिभाषा आप किसी भी रस में लगा दीजिए, उसका बस स्थायी भाव जो हो वो लिख दीजिए और सब कुछ यही सेम रहेगा, परिभाषा बन जाएगी। तो क्या आप ऐसे भी लिख सकते हैं? विभाव, अनुभव, संचारी भाव आदि से यह जब हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो हास रस की उत्पत्ति होती है। तो लिख देते हैं विभाव, अनुभव। आपको कॉपी पे इसको नोट जरूर कर लेना है, क्योंकि ये आपके नोट्स के तौर पर आपको इनको बार बार रिवाइज करना है, जिससे आपको ये तैयार हो जाएंगे और समझ में आ जाएंगे। विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव था संचारी भावों से, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से, संचारी भाव के संयोग से, संयोग से यह हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है। हास नामक स्थायी भाव जब जागृत होता है, स्थायी भाव जागृत होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है, होती है। तो हास्य रस का एक सबसे लोकप्रिय उदाहरण क्या है? कि हाथी जैसी देह है, गैंडी जैसी खाल,
तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, ये वाला सबसे प्रसिद्ध है। फिर एक दूसरा है, हंसी हंसी बांझे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। ये सब हास्यरस के उदाहरण हैं। तो एक उदाहरण लिख लेते हैं। तो आपको इसे नोट्स के तौर पर कॉपी पे लिख लेना है, डालना है उदाहरण। उदाहरण कौन सा? कि हंसी हंसी भांजे, हंसी हंसी भांजे, हंसी हंसी भांजे देखी दूल्हा दिगंबर को, दिगंबर को, हंसी हंसी भांजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। हंसी हंसी भांजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे, पाहुनी जे, पाहुनी जे आवे हिमालय के उछाह में। पाहुनी जे आवे हिमालय के उछाह में, आवे हिमालय के उछाह में। तो अब हम आपको सिद्ध करके बताते हैं कि इसमें क्या स्थाई भाव है, क्या संचारी भाव है, क्या विभाव है और क्या अनुभाव है। तो स्थाई भाव तो हास हो गया। हास रस का स्थाई भाव जो होता है वो हास होता है। ये चीज तो आपको याद ही करनी पड़ेगी कि हास्य रस का स्थाई भाव हास होता है। फिर उसके बाद विभाव, विभाव यानी ये कहाँ का उदाहरण दिया गया है, जब शंकर जी की बारात होती है तो शंकर जी अपने साथ भूत वगैरह लेकर ये सब जाते हैं, तो उनकी जो पार्वती जी की माता जी होती है वो उनसे बहुत डर जाती हैं। तो इसमें जो यहाँ पे विभाव है, तो विभाव क्या है, महादेव जी और उनकी वेशभूषा को देखकर, उन महादेव जी जो हैं और उनकी वेशभूषा जो है, ये विभाव है। हमने आपको विभाव क्या बताया था, जिसके कारण सहृदय को, जो कारण होता है, तो यहाँ कारण क्या है, महादेव जी हैं और उनकी वेशभूषा है, तो इसी कारण लिखा जाएगा। देखो पहले लिख लेते हैं स्थाई भाव। तो इसमें तो जो स्थाई भाव है तो वो हास है, इतनी बात तो आपको पहले से ही पता है, हास। फिर जो विभाव है, विभाव तो है महादेव जी और उनकी वेशभूषा। महादेव जी अर्थात शिव शंकर भोलेनाथ, महादेव जी और उनकी वेशभूषा, उनकी वेशभूषा जो पहने हुए हैं, वेशभूषा सब भस्म से रमे हुए हैं, वेशभूषा, ये स्थाई भाव होगा। फिर विभाव होगा। फिर देखते हैं अनुभाव क्या होता है। तो जो अनुभाव है इसमें स्त्रियों का हंसना, स्थाई भाव बताया था ना, ये अनुभव हमने आपको बताया था कि स्थाई भाव के जागृत होने पर जो सहृदय आश्रय की बाहरी चेष्टाओं का उत्पन्न होना, तो यहाँ उनको देखकर जो स्त्रियां हंस रही हैं वही अनुभव है। तो अनुभव क्या है, स्त्रियों का हंसना और भागना, स्त्रियों का हंसकर भागना, तो ये अनुभव है। अनुभाव स्त्रियों का, स्त्रियों का हंसना और भागना, ये इसमें अनुभव है। फिर देखते हैं संचारी भाव क्या होता है। तो संचारी भाव होता है हर्ष और भय। संचारी भाव का मतलब ही होता है कि आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहा जाता है। ये पानी के बुलबुले की भांति होते हैं जो बनते और मिटते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। तो हर्ष, हर्ष यानी सुख, जो हंसी प्राप्त हो रही वो हर्ष है। भय क्योंकि उनका ऐसा विकराल रूप है, इसी कारण डर लग रहा है कुछ लोगों को उनसे, तो यही है संचारी भाव। तो संचारी भाव हालांकि आपसे बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा किसमें संचारी भाव क्या है, ये सब शायद कभी कभार एमसीक्यू में पूछ दे, लेकिन ये सब परिभाषा वगैरह ये सब नहीं पूछी जाती। आपसे बस ज्यादातर डायरेक्ट यही पूछता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपको याद ही रखना है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। इनके अंग क्या होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव, ये सब हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो बस इतनी बात रखना। तो संचारी भाव क्या होता है, हर्ष और भय, ये सब आपको जान लेना जरूरी है, हर्ष व भय। तो ये हाथ से रस पूरा कंप्लीट हो गया। तो एक बार क्या रिकैप कर लें, दोबारा रिवीजन कर लिया जाए।
तो विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से यह हास नामक स्थायी भाव जब जागृत होता है तो हास रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण हंसिया बाजा देखी दूल्हा दिगंबर को पाहु नीचे आवे, हिमालय की उछा में। इसमें जो स्थायी भाव है वो हास है, स्थायी भाव स्थिर होता है। स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव, जिसके कारण जिसके जो मनुष्य के हृदय में सदैव स्थायी रूप से बसा होता है। फिर विभाव विभाव होता है जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है। तो इसमें विभाव महादेव जी हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा अपना विकराल रूप और उनकी वेशभूषा ऐसी, उसी कारण स्त्रियां उनको देख देख कर हंस रही हैं। अनुभव आश्रय के मन में उठने वाले अनुभव जो है स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाहरी चेष्टाएं। तो ये स्त्रियों की बाहरी चेष्टाएं ना, कि हंसना और भागना, डर लगना। फिर ये जो संचारी भाव है, आश्रय के मन में उठने वाले मनोविकारों को संचारी भाव कहा जाता है। ये पानी के बुलबुले के भांति होते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। फिर करुण रस को क्लियर करते हैं, करुण रस को भी क्लियर कर लेते हैं। तो करुण रस अपना ये जो रस का सबसे लास्ट टॉपिक बचता है, ये है करुण रस। करुण रस, तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है ये होता है शोक। करुण रस के भी बहुत से उदाहरण हैं। चलो इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब यह शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो आपको जब नोट्स बनाओगे तो कैसे लिखोगे कि विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से, ये आपको सब समझ में आ रहा कि संयोग से शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, स्थायी भाव जागृत होता है। तो स्थायी भाव जागृत होता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। फिर इसमें जान लेते हैं इसका उदाहरण। इसके उदाहरण तो बहुत से मिलते हैं, चाहे देशभक्ति गीत में, रामायण में, चौपाई में, कहीं भी देख लीजिए। तो एक इसका सबसे, जो आपने अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त था, उसको उसमें भी आपने सुना होगा, एक देशभक्ति गीत बहुत ही लोकप्रिय है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। तो आप बोलोगे भैया इसमें तो वीर रस की उत्पत्ति भी, इसमें वीर रस भी, तो हाँ हम कहेंगे वीर रस भी तो है, लेकिन इसमें जब बोला गया है कर चले हम फिदा, हम जब चलने की बात करते हैं तो यहाँ पर शोक रस भी उत्पन्न होता है, करुण रस भी है। इसी कारण इसे करुण रस का भी उदाहरण माना गया है। फिर ऐसे उदाहरण बहुत सारे। फिर एक है, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये मत भूलो सीमा पर कितनों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ये भी करुण रस का उदाहरण है। फिर एक है, जब सीता माता को रावण उठा ले जाता है तो श्री राम जी दुखी होकर जंगल में ढूंढते हैं और सभी पशु पक्षियों से पूछते हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये उदाहरण लिखकर देख लेते, फिर हम आपको उसमें समझाते हैं इसमें क्या स्थायी भाव है, क्या विभाव है, कौन सा अनुभाव है और क्या संचारी भाव है।
तो ये आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे बहुत ही हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आता है। इसमें रस, छंद और अलंकार। तो आप कमेंट करके बताइए, इसके बाद हम अगली क्लास किसकी लाएं, अलंकार की लाएं या फिर छंद की लाएं। उदाहरण 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 लिख लेते हैं। हे खग मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी, क्या तुम देखी सीता मृग नयनी। ये हो गया करुण रस का उदाहरण कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। श्री राम जी जब उस बच्चों से पूछते हैं कि हे खगमृग, क्या आपने सीता यानी हमारी प्रिय जानकी को देखा है। तो इसमें स्थाई भाव तो जो है वो करुण रस का स्थाई भाव जो होता है वो शोक होता है। तो इसमें हम लिख देते हैं स्थाई भाव कौन सा है, स्थाई भाव। स्थाई भाव तो इसमें शोक है। फिर विभाव क्या है इसमें, फिर देख लेते हैं इसमें विभाव क्या है। तो विभाव का मतलब होता है जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है। तो इसमें जो विभाव है वो है सीता जी का हरण। अब यहाँ पर कारण तो सीता जी का हरण ही है ना, विभाव सीता जी का हरण, यह हो गया विभाव। फिर इसमें अनुभाव क्या है, अनुभाव। तो इसमें जो अनुभाव है वो है अश्रु और विलाप। श्री राम जी क्योंकि विलाप भी करते हैं ना, अश्रु या विलाप, ये बाहरी चेष्टाएं हैं। तो बाहरी चेष्टाएं किसमें थी, अनुभव में। हमने आपको बताया था ना कि स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे भय उत्पन्न होने पर हक्का बक्का हो जाना, भय उत्पन्न होने पर हक्का बक्का हो जाना, आंसू निकलना, अचानक बहुत ज्यादा खुशी मिल जाने पर, और या फिर रोंगटे खड़े हो जाना या कांपने लगना, ऐसी चीजें। फिर ये अनुभव क्लियर हो गया। फिर इसके बाद संचारी भाव। तो इसमें संचारी भाव जो है ये चिंता इसमें जताई जा रही है, इसमें शोक जताया जा रहा है यानी चिंता। जो संचारी भाव है, संचारी भाव, इसमें जो संचारी भाव है वो है चिंता। बोला जाता है ना, चिंता चिता को भी जलाती है, इसीलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो वैसे आप लोगों को भी चिंता नहीं करनी कि हमारा इतना टॉपिक तो क्लियर ही नहीं हुआ। आपको बस अपने मन को शांति बना रखना, निरंतर अपनी पढ़ाई को नियमित जारी रखना है। इतनी बात का जरूर ध्यान रखिएगा, बस आपको चिंता नहीं करना है। तो ये हमारा करुण रस भी कंप्लीट हो गया। तो क्या क्लास को यहीं पर एंड किया जाए, सब कुछ तो कंप्लीट होगा। चलो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। करुण रस विभाव अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होते हैं। उदाहरण है खगमृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। स्थायी भाव इसमें शोक है, विभाव सीता जी का हरण है, अनुभव अश्रु या विलाप है, संचय वरव चिंता है। स्थायी भाव जो स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव, विभाव जो जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है, और अनुभव जिससे, अनुभव का मतलब होता है स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभव कहा जाता है। संचारी भाव ये आश्रय के मन में उठने वाले या स्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहा जाता है। ये पानी के बुलबुलों की भांति होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया रस का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा, और नोट्स पूरे बना लीजिएगा। तो अगर आपको ये सब अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट क्या करना है आपको, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, अलंकार का बनाए या फिर छंद का बनाए। तो एक एक कमेंट सब लोग जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।